अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है ये आता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। उसमें हमने डिफाइन किया था कि कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर था कैपेसिटर का हमने बताया था कि ये दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने जब स्ट्रक्चर उसका बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो प्लेट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। तो ये दो प्लेट्स कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि फिलहाल ये दोनों प्लेट जो है कैपेसिटर की वो कंडक्टर है, ठीक है ना। तो कंडक्टर में आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं। और एज अ होल जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर पे वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है। यानी कि जितने पॉजिटिव है उतने ही इसके अंदर नेगेटिव, ठीक हो गया। तो नेट चार्ज जो है कंडक्टर पे जीरो हो जाता है आम हालत में, जब हमने कोई बैटरी का सोर्स इसके साथ कनेक्ट नहीं किया या हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह इस कंडक्टर में जैसे होगा जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पर हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस यहां पर होंगे। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एज अ होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मजीद इसको डेप्थ में देखना चाहें, ठीक है ना, तो कंडक्टर में जो सोर्स ऑफ करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। इसमें करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको ये मैंने बताया था कि हमारे पास कंडक्टर में कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स के दरमियान जो है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ठीक है जी। वो डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको डाइलेक्ट्रिक ना रखें तो फ्री स्पेस हम कंसीडर करते हैं या वैक्यूम को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। आम हालत में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसका मतलब है इन चार्जेस के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन चार्जेस के दरमियान में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब है जब आप कोई भी टेस्ट चार्ज Q नॉट आप रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस Q नॉट चार्ज के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। क्यों नहीं लगेगी, देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स थी उसको डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ऐसे ही कहा था हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगर हम फोर्स को निकालते हैं तो वो आ जाएगी E इनटू Q नॉट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो। मतलब नॉर्मल हालत में जब हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं या दो कंडक्टर्स के दरमियान कोई टेस्ट चार्ज हम प्लेस करते हैं तो इस चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप क्या करते हैं इस कैपेसिटर को जो दो आपके पास कंडक्टर हैं कैपेसिटर के, इनको आप पोटेंशियल से या पोटेंशियल सोर्स से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल आप अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल। हम पहले इस प्लेट को कंसीडर कर लेते हैं। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से जो यहाँ का पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद है और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है यहाँ के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। यहां से मूव करके सर्किट्स में से होते होते दूसरी प्लेट पे जाके जमा हो जाएगी। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज यहां से मूव किया पोटेंशियल अप्लाई होने के बाद वो पूरे सर्किट में मूव करने के बाद चला जाएगा जी दूसरी प्लेट जो कि नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है,
तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल से जाहिर करते हैं, और होल क्या होता है, हम उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं जी, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, अब अभी वो एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, ठीक है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अब नेगेटिव चार्ज क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके क्यों जा रहा है, ये फोर्स इस पे लग रही है, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल सोर्स है, ये इस पे फोर्स लगा के इसको मूव करके लेके जा रहा है। अब जब फोर्स लगा के ये इसको मूव करके लेके जाएगा, तो फोर्स की वजह से चार्ज ने डिस्टेंस कवर किया है ना, चार्ज ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। और फोर्स पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं हम, और उसके रिजल्ट में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, तो हम ये कहते हैं कि चार्ज के ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्या हो गया, लेकिन चार्ज पे हमने वर्क किया, और वर्क करके हम उसको ले गए यहाँ, ठीक है। अब जाहिर बात है एक चार्ज नहीं मूव करेगा, चार्ज तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसके बाद दूसरा चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज दूसरा मूव करता है। जब वो यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो चार्ज आ रहा होगा उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पोटेंशियल सोर्स को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या ज्यादा पोटेंशियल जो है वो लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो दूसरे चार्ज को भी जो है वो मूव करके यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। और जब ये चार्ज यहां पर मूव करके जाएगा, तो यहां पे फिर अगेन एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जब भी एक नया चार्ज यहां पे जाएगा, हर नए चार्ज को पोटेंशियल सोर्स को जो है पिछले वाले चार्ज से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मूव करवाने के लिए। जब पहला चार्ज गया था तो इसने थोड़ा वर्क किया था, जब अगला चार्ज गया तो आगे इस चार्ज में रिपल्शन की, इसके लिए इसको आते हुए इसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगाई, जिसकी वजह से यहां से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, ज्यादा वर्क करना पड़ा इस चार्ज को भी इस प्लेट तक मूव करना। अब जब तीसरा चार्ज आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब तीसरा नेगेटिव चार्ज मूव करके जाएगा, तो उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों से भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना। बिल्कुल वैसे ही देखिए, आप एक ये चार्ज है मेरे पास, ठीक है ना, आप इसको 1 मीटर तक लेके जाए तो आपको थोड़ा वर्क करना पड़ रहा है, ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाए तो ज्यादा वर्क, और 100 मीटर तक ले जाए तो आपको उससे भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आगे समझ, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज इस तरह मूव करते करते ये पूरी प्लेट जो है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, ठीक हो गया, समझ आ गया। मैं फिर बता दूं, देखिए पहले चार्ज को मूव करवाते हुए कम वर्क करना पड़ा, लेकिन दूसरे चार्ज को मूव करवाते हुए ज्यादा वर्क करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आगे से पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद था, उस नेगेटिव चार्ज ने आने वाले नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन क्रिएट की, इस वजह से बैटरी को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी इस चार्ज को मूव करवाने के लिए दूसरी प्लेट। और हर आने वाला नया चार्ज जो है उसके ऊपर बैटरी को पिछले वाले चार्ज से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आगे समझ में नहीं आती बात, ठीक है। तो अब आप देखें, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट पर इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। शुरू में तो कोई फील्ड नहीं थी ना, अब जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे आ गया, नेगेटिव चार्ज प्लेट पे आ गया, तो क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक और बात है, जब मैं इस चार्ज को जमीन से उठा के 1 मीटर हाइट तक लेके आऊंगा, तो मैंने वर्क किया, मैंने फोर्स लगाई, उस फोर्स के नतीजे में इस चार्ज ने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का, ठीक है। तो अब मेरा जो वर्क है वो जाया तो नहीं हुआ, वो मेरा वर्क सारा का सारा इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। समझ आ गया, यहां से मैं चार्ज को लगा के छोड़ दूंगा, चार्ज को तो किस जाना है, वो किस वजह से जाना है, वो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर, इस वजह से जाना है, ठीक है ना।
और यही मैं उठा के चार्ज 100 मीटर तक ले जाऊं तो इसमें ज्यादा वर्क आ जाएगा और ये ज्यादा एनर्जी की वजह से ज्यादा तेज नीचे आएगा। ठीक है, समझ आ रही? इसी तरह जब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस पे बात करेंगे, बैटरी इनको मूव करवाएगी। ठीक है ना, बैटरी में हम आमतौर पर केमिकल इस्तेमाल करते हैं। बैटरी में हमारे पास एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब बैटरी की जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, उसमें चार्जेस को मूव करवाया और नेगेटिव प्लेट में ले गई। ठीक है ना, अब वो केमिकल एनर्जी चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। समझ आ रही? ये केमिकल एनर्जी ये नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे कहते हैं व्हेन चार्जेस moves from positive plate of capacitor to negative plate, then electric potential energy is stored। तो चार्जेस में क्या स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही जब मैं चाक को मूव करवा के 1 मीटर हाइट तक ले जाता हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बैटरी के वर्क की वजह से चार्जेस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया? अब बैटरी ने कितना वर्क किया है? बैटरी ने कितना वर्क किया है चार्जेस को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक लेके जाने के लिए? ठीक है ना, आपने एक मिशन पढ़ा था तो W इज इक्वल टू क्या होता था? Q इनटू V। ये यहाँ पे W था वो वर्क था जो हमें करना पड़ता था चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है ना, पॉइंट A से पॉइंट B तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में। ठीक है ना, और B क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पॉइंट B का और पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। ठीक है जी, अब ये जो वर्क, ये वाला वर्क जो है ये इन चार्ज, हम एक चार्ज ले लेते हैं ये नेगेटिव। ठीक है ना, ये वर्क जो है ये इस चार्ज में किया गया है इसको मूव करवाने के लिए अक्रॉस द सर्किट। ठीक है ना, यानी कि देखिए ये अब हाई पोटेंशियल पे है ना, तो ये वाला क्या है? लो पोटेंशियल पे। तो ये वाला वर्क हमने किया है इस चार्ज पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज को मूव करवाने के लिए ये वर्क हमने किया है इस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करवाने के लिए, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्क डन है, जो वर्क है ये चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट W इज इक्वल टू Q इनटू V। V क्या है? ये पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा देखिए अब जो ये वर्क हो रहा है पोटेंशियल का सोर्स कर रहा है चार्जेस पे, वो चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्क जो है वो चेंज हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा Q इनटू V, और ये V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम अपनी अब जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में जब स्टडी की थी, जब हमने कोई भी पोटेंशियल सोर्स अप्लाई नहीं किया था, ठीक है ना, उस वक्त पोटेंशियल कितना था? 0 था ना। ठीक है ना, पोटेंशियल 0 था क्योंकि यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल उस वक्त क्या था हमारे पास? 0। ठीक है ना, तो अब देखें जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है तो चार्जेस को मूव करने में वक्त लगाया है। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी कि जो टाइम लगा है कितना
कितने टाइम में जो है चार्जेस ने मूव किया है, ठीक है ना। तो हम अब वो चार्जेस जो है वो तमाम टाइम में एक जैसा तो मूव नहीं किया होगा हमने, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एवरेज पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू V एवरेज, V एवरेज। तो V एवरेज हम निकालते हैं किस तरह, आप देखें V एवरेज आ जाएगा जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था या कभी अभी अप्लाई किया था, ठीक है ना, जब पहला चार्ज मूव करके गया था, क्या जी, पहला चार्ज मूव करके गया था, उस वक्त जो पोटेंशियल था वो बहुत थोड़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत थोड़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त बहुत थोड़ा था, तो हम उसको नियरली जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नियरली जीरो। तो इनिशियल वैल्यू जो थी वो कितनी थी जी, जीरो, ठीक है ना। और टाइम भी गुजरने के बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, अब उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, V। तो ये आ जाएगा 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास V एवरेज का है जी, V एवरेज इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। ये जो V एवरेज है V बाय 2, इसको यहाँ पे नोट करेंगे। और अभी हम कह रहे हैं कि चार्जेस की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इस E की जगह जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जो है वो यूज करेंगे। तो हम लिख देते हैं जो हमारे पास चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगी Q, तो जगह तो वैसे ही है, Q हमारे पास क्या है वैसे, ठीक है। और V एवरेज का आ जाएगा जी V बाय 2, ठीक है, सही हो गया। अब हमने जो कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होती है उसका एक रिलेशन होता है जी, क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV। यस, तो आप इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं और मान इसको कह रहे हैं क्योंकि इसको हमने ये वैल्यू पुट की है ना, मान आप इस इक्वेशन को, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू होता था CV, यहाँ पे चार हमारे पास स्मॉल q, ठीक है ना, तो हम यहाँ से स्मॉल q लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q की जगह क्या आ जाएगा, CV इनटू V बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये एनर्जी की टर्म आ जाएगी या एनर्जी जो स्टोर हुई है वो आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, एनर्जी की एक किस्म है, तो हम क्या करते हैं, आप इसको पोटेंशियल एनर्जी रहने दें तब ठीक है या एनर्जी रहने दें तब ठीक है। तो अब आप देखेंगे आगे इसको अगर हम जनरल में लिख देंगे इस इक्वेशन को, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे, एनर्जी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर E भी लिखा रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे जाओ, अच्छा आगे हमारे पास है, अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इन पे कोई भी चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो उस वक्त जब हमने चार्ज को यहाँ पे रखा था, जब हमने चार्ज को यहाँ पे रखा था, आप ये भी बता देख लीजिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, D, किसके इक्वल है, D। अच्छा, उस वक्त जब हमने चार्ज को रखा था लेक्चर के शुरू में, ठीक है, तो उस वक्त तो इस चार्ज में कोई भी फोर्स नहीं लगती थी ना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं जी, वही चार्ज दोबारा रखते हैं, Q0 चार्ज में हम दोबारा रखते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, इसकी फोर्स लगेगी ना, क्योंकि देखें पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी, समझ आ गई।
से जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू Q इनटू E, सॉरी Q नॉट दिया तो Q नॉट इनटू E। ठीक है जी, समझ आ गई। तो लाजिम बात है, अब तो E की कुछ वैल्यू है ना, पहले तो E की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगा रही है चार्ज के ऊपर, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी तो एनर्जी है ना, समझ आ गई। गलत बात, जिसमें एनर्जी होती है वही फोर्स लगाता है ना, समझ आ गई। जैसे मेरे बाजू में एनर्जी है तभी तो मैं फोर्स लगा के इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, किसी भी जिस्म के वर्क करने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी। तो लाजिम बात है, फोर्स से लगा रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स है, उसके पास एनर्जी है, तभी तो फोर्स लग रही है। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास अगर हम इन चार्जेस को छोड़ दें, चार्जेस के लगने के लिए छोड़ दें, चार्जेस मौजूद हैं उनके लिए छोड़ दें, तो इसका मतलब है जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है ना। देखिए बात है ये, एनर्जी चार्ज में स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये की बात है। इसको देखें समझें, जब हमारे पास शुरू में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था, कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं थी। लेक्चर के शुरू में जब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ दोबारा, शुरू में कुछ ऐसी नजर थी ना, कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था, ठीक है ना। उस सर्कस को मैंने जब यहाँ पे चार्ज Q नॉट प्लेस किया था, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी ना, समझ आ गई। अब जब चार्जेस आए हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट हुई है, जब चार्जेस आ गए हैं, जब चार्जेस आ गए हैं, समझ आ गई। तो इसका मतलब है एनर्जी चार्जेस में है, और वही एनर्जी जो चार्जेस के अंदर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है। आगे समझ गई, ठीक है ना। जब चार्ज नहीं थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है, कैसे पैदा हुई है, जब चार्ज आ गए, और चार्जेस के पास कौन सी एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल सोर्स की एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पास कौन सी एनर्जी है, वो यही जो पोटेंशियल सोर्स के हमारे पास, जो बैटरी की हमारे पास एनर्जी है या पोटेंशियल सोर्स की एनर्जी है, ठीक है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्जेस की वजह से ही है, तो जो चार्जेस की एनर्जी है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा हो जाएगी। आगे समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखें, E is equal to 1/2 CV², ठीक है ना। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक रिलेशन निकाला था। अगर हम अपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के दरमियान डिस्टेंस की फॉर्म में लिखें, तो वो हम, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था B is equal to डेल्टा V ओवर डेल्टा R is equal to E, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन है, ठीक है ना। इसको अगर आप इस वाले सिचुएशन में अप्लाई करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, E is equal to डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल खुद ही है हमारे पास, कितना आ जाएगा, V डिवाइड बाय डेल्टा R कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है कितना है हमारे पास, D, ठीक हो गया। और यहाँ से आप V की वैल्यू निकालें, V कितना आ जाएगा, E into D, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of potential difference, in terms of potential, ठीक हो गया। अब आप देखें, आपके पास ये तो V की वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना। अब आप जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकाली थी, उसका रिलेशन कुछ इस तरह आया था। नाम देना, इसको आप फोकल नाम देना, और कैपेसिटेंस का रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, वो आया था C is equal to A epsilon naught
एप्सिलॉन आर ओवर डी। ठीक है, ये हमारे पास पिछले लेक्चर में रिलेशन आया था किसका जी, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये सी की वैल्यू यहां पुट कर दें और बी की वैल्यू यहां पुट कर दें, ठीक है ना। आगे देंगे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 and equation 5 and equation 3। ठीक है जी, तो वो हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2 C की जगह क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाय D, और B स्क्वायर है, V की जगह जब हम पुट करेंगे वैल्यू E इंटू D, ठीक है ना। तो इसका तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे B का स्क्वायर आ जाएगा, E का स्क्वायर D का, ठीक हो गया। ये D जो है इस D से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/2। आप ऐसा करेंगे कि E स्क्वायर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर पहले, फिर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ए और डी जो बल क्या है इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास किसका आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब देखें, आपने वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी है। वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आप देखें कि वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विद क्या होता है, एरिया, क्या होता है, एरिया, और हाइट भी क्या होती है, हाइट तो लेंथ भी होती है ना, समझ आ गई। हाइट क्या होती है, लेंथ भी होती है ना। आप इस दीवार की हाइट निकालें तो लेंथ भी आएगी ना, तो इसका मतलब है एरिया इनटू लेंथ, या बस इसके इक्वल होता है वॉल्यूम के इक्वल होता है, समझ आ रहा है, किसके इक्वल होता है जी, वॉल्यूम के। तो आप देखो यहाँ पे ये है एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस भी जो है ये तो लेंथ ही है ना, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है ना। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है जी, वॉल्यूम। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, E यहीं पर रखते हैं। अच्छा, ये वाली आपके पास जो इक्वेशन है इसको आप याद करें, ये एनर्जी की है, किसकी है जी, एनर्जी, ठीक है। अच्छा, E वैसे लिख दिया और A D यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां पे आप क्या कर लेंगे, डिवाइड, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए ये है एनर्जी, E ओवर AD क्या है, E ओवर AD, किसी इक्वेशन की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, E ओवर AD, ये है जी एनर्जी, और AD आपको एरिया इनटू डिस्टेंस, मैंने क्या बताया क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है जी, वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी के, ठीक हो गया। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। वो किस इक्वल आ जाएगा, 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये
हमारे पास रिलेशन आएगा जी एनर्जी डेंसिटी का। किसका आएगा जी? एनर्जी डेंसिटी। ये रिलेशन है जी एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और ये क्या है जी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक हो गया। और ये रिलेशन जो है वो तमाम तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जो है वो ठीक है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया।